खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इस्तकबाल है प्रोग्राम सलाम जेके। आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम सलाम जेके खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम। हालात व वाक़यात पर हमारी नजर रहती है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक ताज़ा तरीन सूरत हाल और दुनिया भर के अंदर होने वाली कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। आज के प्रोग्राम में भी तय फॉर्मेट के मुताबिक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहने वाला है और 10 बजे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। इंतजामी की कार्रवाई, कुछ और लीडरान को इस वक्त नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मुलाजमीन को लेकर भी एक और हुक्मनामा सामने आया है। क्या डिटेल्स हैं, थोड़ी देर में वो आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंजरनामे पर कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिन पर हमारी नज़र आज के प्रोग्राम के जरिए रहेगी और आपको बताएंगे कि कहां पर क्या कमी है, क्या करने की ज़रूरत है और सरकार का वर्जन क्या है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे कि अब तिब के शोबे में, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर कुछ और तब्दीलियाँ आने वाली हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया सार्फिन के लिए नए IT रूल्स के हिसाब से क्या आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत करने जा रही है। ये सारे मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारा साथ देंगे आज एक बार फिर सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, मेरे साथी आसिफ रशीद, और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। हम अपने नाज़रीन को बताएं, हम लगातार कोशिश करें कि हम आपको अपडेट रखें, हम आपको बाखबर रखें। दुनिया जहां में जो कुछ भी हो रहा है हम उस पर पहली नज़र डालते हुए आपको सुबह सुबह, जब आपकी सुबह हो तो सुबह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो, आपको दुनिया भर की खबर मिले और दुनिया भर से जानकारी मिले। और साथ साथ में शनिचर का दिन है और शनिचर की सुबह को आपके बच्चे स्कूल के लिए तैयारी कर चुके होंगे, कुछ निकल गए होंगे, कुछ जाने की तैयारी करेंगे। घर में आप बैठे होंगे, कश्मीर की ठंडी हवाएं इस वक्त सुबह सुबह बाहर हैं और इसमें आप घर में अंदर बैठे हुए, अभी हमाम भी नहीं जलाया होगा, अभी ब्लावर वगैरह भी कम इस्तेमाल हो रहे होंगे, हो सकता है कुछ ब्लावर हो, लेकिन उस सारे के बीच में आपको दुनिया जहाँ की खबर से बाखबर रखना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत साफ जाहिर है तारीख़ से करते हैं कि हम अपनी तारीख़ को ना भूलें। हमें याद रहे कि हमारे आबा व अजदाद ने किस तरह से, किन हालात में ज़िंदगी गुजारी है और उनसे हम कुछ सीख भी सकें। और यही रहता है हमारा मुद्दा मकसद कि हम तारीख़ से अपनी जनरेशन्स को, आने वाली जनरेशन्स को और इस जनरेशन को बाखबर करें और बताएं कि जब माजी था, आज का दिन था, तब माजी में आज के दिन पे क्या हुआ। तो आसिफ, चलिए हम सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएं तारीख़ क्या हो रहा, क्या रहे आज के ख़ास दिन में। चलिए आगाज़ आज के दिन किससे करते हैं, क्योंकि आज 29 तारीख है अक्टूबर महीने की और 1794 में आज ही के दिन फ्रांसीसी अफवाज ने जनूब मशरकी नीदरलैंड के वेनलो पर कब्जा किया। 29 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1794 में। 1851 में बंगाल के अंदर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। साल 1859 में स्पेन ने अफ्रीकी मुल्क मराकश के खिलाफ आज के दिन ऐलान जंग किया। आगाज़ हुआ बाकायदा 1859 में और साल 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम अमल में लाया गया। यानी दिल्ली के अंदर सबसे बड़े इदारों में से या पूरे मुल्क के अंदर सबसे बड़े इदारों में से एक इस इदारे का जो आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई 1920 में आज के दिन 29 अक्टूबर को। बिल्कुल आसिफ, जामिया मिलिया इस्लामिया या यूँ कहें कि हिंदुस्तान की तारीख का एक बड़ा है। और ठीक 1923 में सुल्तान उस्मानिया की तहलील के बाद तुर्की जमहूरिया बना। सुल्तान उस्मानिया एक वो सल्तनत थी जिस पे नाज हुआ करता था, जिस पे फ़ख्र किया जाता था, लेकिन किस तरह से हालात, और उसके बाद 1923 में सुल्तान उस्मानिया की तहलील हुई और तुर्की है जो एक जमहूरिया मुल्क बना। बेलारूस के शहर बैंकॉक में नाजियों ने 16,000 यहूदियों को कत्ल भी आज ही के दिन पे किया 1942 में। और तारीख़ 1942 की थी और 1942 में बेलारूस, रूस के नज़दीक वाला शहर, और यहूदियों का जर्मनी के ज़रिए नाजियों ने का जो है वो कत्ल किया है यहाँ पे। और 1994 न्यूयॉर्क में अमेरिकी इंडियन नेशनल म्यूज़ियम का इफ्तिताह भी किया गया। ये अमेरिका और हिंदुस्तान या यूँ के साउथ एशियन रिलेशंस में काफ़ी जो है मुस्बत कदम भी माना जाता था। और सैंडी तूफ़ान 2012 में, और ये अमेरिका के मशरकी साहिल पर आया था और इसने 286 अफराद की देखते देखते जान ले ली थी। ये तारीख़ में है जब तूफ़ान भी आए थे और आज के दिन 2022 अमेरिका की तारीख़ हासिल। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे में एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने रहती है, लेकिन चंद अहम वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में जो हैं वो आपके सामने रखने की हमारी कोशिश रहती है इब्तदाई मराहिल में। लेकिन अब प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ेंगे, ख़बरों का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको
जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर साबिक वज़ीर आला को एक के बाद एक नोटिस जारी करने का सिलसिला जारी है। और साबिक जम्मू कश्मीर की जो वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जो पहली खातून वज़ीर आला रही हैं, उनके बाद साबिक रियासती वजीर और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह को भी अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस इंतजामिया ने जारी कर दिया है। आसिफ 15 की तारीख लगी है, महबूबा मुफ्ती को भी यही तारीख लगी थी। और साबिक़ वजीर जो हैं जम्मू कश्मीर में और बड़े लीडर भी माने जाते हैं, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे और उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन चौधरी लाल सिंह और जम्मू सूबे की एक आवाज़, और उनको अब सरकारी रिहाइशगाह है वो खाली करने का नोटिस है जो इनके सरकार ने दिया है। और सरकार ने ये नोटिस उन्हें इसलिए दिया है कि अब आप इंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है 19 जून 2018 के बाद नहीं है, तो आपके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई पद नहीं है, तो इसलिए आपको घर जो है रखने का, जो स्टेट्स डिपार्टमेंट का जो आपके अकोमोडेशन है वो रखने का कोई हक नहीं है। और सरकार भी बता रही है कि चौधरी लाल सिंह ने अपने सरकारी दफ्तर को, अपने घर को अपने दफ्तर भी बनाया था और उस हवाले से उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस भी भेजे गए। लाल सिंह ने वापसी में जवाब दिया है, उसने जवाब दिया है कि वो तो सभी अभी तक किराया वगैरह सब कुछ दे रहे थे, वो क्यों इंटाइटल नहीं है, क्यों उन्हें खाली कराया जा सकता। और साथ साथ में दूसरा चौधरी लाल सिंह ने ये भी बताया है कि उन्होंने जो है अब वो जम्मू में सरकार में अपनी पार्टी बनाई है, तो इसी पार्टी से चिढ़ रही है और सीधा उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम दिया है। और साथ साथ में उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का हवाला देते हुए बताया कि उनकी तरह वो भी एक जम्मू की सियासी शख्सियत हैं, तो उन्हें क्यों नहीं सरकारी क्वार्टर जो है, सरकारी अकोमोडेशन है वो मिलेगा। लेकिन 15 की तारीख सरकार ने बताई है, 15 को खाली कराना होगा कश्मीर से। अगर आपको याद होगा, अपने नाज़रीन को याद दिलाते चले, महबूबा मुफ्ती की क्वार्टर खाली करने पर कुछ कंट्रावर्सीज, कुछ सवाल उठे थे। महबूबा मुफ्ती ने उसको बताया कि वो कंट्रावर्सी है नहीं, खाली कर रही हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि वो हारवन के इलाके में शिफ्ट हो रही है। और फिर यहाँ जम्मू से लाल सिंह को भी अगली तारीख 15 की लगी आज से। तो फिलहाल वो निजी रिहाइश की तलाश में, उनकी तरफ से जो जवाब आया है नोटिस के सिलसिले में। और जब महबूबा मुफ्ती बतौर वज़ीर आला काम कर रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर साबिक़ा रियासत में, तो उस वक्त PDP भारतीय जनता पार्टी की जो मखलूक हुकूमत थी उसमें वज़ीर माहौलियात के तौर पर और वज़ीर जंगलात भी रहे हैं और वज़ीर सेहत भी रहे हैं चौधरी लाल सिंह। तो एक बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं। और उसके बाद इन्होंने पहले कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया, अपनी जमात बनाई। लेकिन अपनी जमात जब से बनी, परेशानियां मुसलसल उनके लिए बढ़ती गई। इससे पहले वो रियासती हुकूमत में वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं, तो अब जाकर उन्हें भी नोटिस दिया गया है। इस बीच रसाना का जो वाक़या था कठुआ के अंदर, उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा उस मामले में सुर्खियों में आए थे एक रैली को लेकर, और फिर उसके बाद मामला कहाँ तक पहुँचा था वो सारी चीज़ें ज़रूर तारीख का हिस्सा हैं। लेकिन चौधरी लाल सिंह, जिनको फिलहाल नोटिस किया है, जो महकमा इमलाक है जम्मू कश्मीर का, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर को भी नोटिस चला गया है। तो 15 तारीख तय कर दी गई है। 15 से पहले महबूबा मुफ्ती के बाद ये एक हफ्ते के अंदर दूसरा ऐसा नोटिस है जो किसी साबिक वजीर या रुकन असेंबली या किसी रुकन पार्लियामेंट को गया है। और चौधरी लाल सिंह का ये दूसरा नाम है। फिलहाल उनकी तरफ से भी जवाब आया है, वो अपने कोई दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर वो निजी रिहाइशगाह पर, जहां पर वो जा सकेंगे सरकारी बंगला खाली करने के बाद। इब्तदाई मराहिल में जो बयान उनका सामने आया है, इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई की भी करते हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह कठुआ के 2 से 3 इलाकों के अंदर छापेमारी की गई और ये कार्रवाई NIA की तरफ से की गई ड्रोन ड्रॉपिंग के सिलसिले में। आज सुबह सुबह जो इतलात मौसूल हुई NIA की तरफ से, चूंकि माजी करीब में कुछ गिरफ्तारियां भी जम्मू सूबे से हुई थी भारत पाकिस्तान के सरहद के करीब, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जहां पर NIA की टीम कल भी पहुंची थी। और आज सुबह सुबह भी इतलात है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये हरिया चक का इलाका है और छब्बे चक का इलाका है, जहां पर एक FIR दर्ज की गई थी इससे पहले राजबाग पुलिस स्टेशन में 29 जून को। उस केस में NIA की तरफ से तहकीकात शुरू की गई थी जुलाई 30, 2022 को, तब से ये कार्रवाई चल रही है। और कुछ हैंडलर्स, जो कि बताया जाता था कि सरहद के उस पार और कुछ इस पार, जम्मू से गुज़श्ता दिनों एक गिरफ्तारी एक शख्स की हुई थी और कहा गया था कि स्लीपर सेल के तौर पर जम्मू के अंदर काम कर रहा है और कुछ इसके और साथी भी काफ़ी सरगर्म हैं। इन्होंने इस सुंजवान तक मिलिटेंट्स को पहुंचाने में मदद की, तब ये खुलासा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता केसेस की तहकीकात जब आगे बढ़ी तो पता चला कि ड्रोन ड्रॉपिंग और ड्रोन के जरिए IB पर हथियार गिराने की भी एक साजिश इन्हीं लोगों की है, जिसके बाद इस कार्रवाई में मजीद आगे इंटरोगेशन बढ़ी है। NIA की टीम जो है इन 2 इलाकों में पहुंची है और पिछले दिनों जहां पर कार्रवाई हुई थी तलाब तिल्लो के अंदर, ये कार्रवाई जो अब हुई है, जो अभी तक जानकारी है कि हबीब नाम का एक शहरी है जो कि
हरियाचक और फिरोज और शिफू, ये भी छब्बे चक के रहने वाले हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। इन दोनों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए, इन दोनों से पूछताछ के लिए एनआईए की टीम यहां पहुंची थी और तकरीबन 2 से ढाई घंटे कल भी पूछताछ हुई, शाम के वक्त वापस गई, लेकिन सुबह सुबह आज एक बार फिर यानी 24 घंटों के दौरान मुसलसल ये दूसरी कार्रवाई है। जो जराये बता रहे हैं कि आज सुबह राजबाग थाने में जो ऑलरेडी केस लगा हुआ था, उस केस के सिलसिले में ड्रोन ड्रॉपिंग के साथ इस केस को जोड़कर पुलिस की तरफ से कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए 2 से 3 लोगों से पूछताछ कठुआ के अंदर की गई है। ये हीरानगर का इलाका है, वो इलाका जहां भारत पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो एक दूसरे के साथ टकराता है। मजीद इसमें जैसे अपडेट्स आएंगी तो आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल आसिफ, और ये जम्मू का हीरानगर का इलाका है। ड्रोन ड्रॉपिंग केस और ड्रोन ड्रॉपिंग में साफ तौर पे जो बताया जाता है, सरकारी तौर पे एनआईए ने अगर कल कोई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन 2 से 3 घंटों के लिए पूछताछ भी की है। और इस कार्रवाई में बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ से ड्रोन्स के जरिए हथियार जो हैं वो इस तरफ पहुंचाए जाते हैं और फिर गिराए जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स हैं, जो सरकार बता रही है, उन स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है और वो स्लीपर सेल्स उन हथियारों को या जो कुछ भी पार से आता है उसको, जो उनका मतलूबा जगह होती है, उस मंसूबा होता है, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और इस ड्रोन ड्रॉपिंग के साथ साथ एनआईए की कार्रवाई, एनआईए की छापामारी में जम्मू में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई है उस पर भी पूछताछ की जा रही है आसिफ। और अब ज़रा दूसरा पहलू भी हम बताएंगे और वो है तालीम का, यूनिवर्सिटीज़ का। और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से सरकार बाज़ाब्ता तौर पर जो यूनिवर्सिटी बिल्स लाई है, उस बिल्स के हवाले से क्या कुछ होने वाला है। जम्मू कश्मीर के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल जो है उसमें सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ को प्रपोजल्स भी दिए हैं और उन्हीं प्रपोजल्स के हवाले से अब यूनिवर्सिटीज़ को सालाना रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। और बताया गया है कि जो ये सालाना रिपोर्ट है गवर्निंग काउंसिल के सामने इसको रखा जाए और उसका बाज़ाब्ता तौर पर एक आज़ादाना जायज़ा भी लिया जाए। ये यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल 2022 जो है ये उसमें तजवीज़ किया गया है और हर यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटी के जो हुकाम के जो अहकामात हैं उनको सालाना रिपोर्ट पेश करें और साथ साथ में इस पर पूरी तरह से रेगुलेट करें सभी मामलात को आसिफ। और बेहतर रहेगा, साहिल इकबाल हमारे साथी है जो हैं वो श्रीनगर में हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात लेंगे इस हवाले से, क्या कुछ है मज़ीद तफसीलात हम उनसे लेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज बिल आने के बाद हमने मुखालफत भी जम्मू के अंदर देखी। एबीवीपी की तरफ से भी एहतजाज किया गया, कुछ तलबा तंजीमें इनके साथ हुई कि यूनिवर्सिटी बिल लाने से जो यूनिवर्सिटियों के पास आज़ादाना एक तरह से राय रखने का मौका था, इख्तियारात थे, वो कहीं ना कहीं छिन गए और सरकार ने इस तरीके से कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन अब चूंकि सरकार ने क्लियर कर दिया, इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिल 2022 में जो चीज़ तजवीज़ की गई थी वो ये थी कि एक तो गवर्निंग काउंसिल के सामने जायजे के लिए ये बातें रखी जाएंगी जो यूनिवर्सिटीज लिख कर देंगी, दूसरा सालाना रिपोर्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज को लिख कर हुकूमत के सामने रखनी है, जिसके बाद 1 साल का प्लान आगे का यूनिवर्सिटीज का जो होगा वो इस हिसाब से तरतीब दिया जाएगा। आसिफ हमारे साथ साहिल इकबाल है श्रीनगर से। साहिल बताइए क्या है ये यूनिवर्सिटी बिल में तजवीज़ और किस तरह से सरकार इस पर काम कर रही है? बिल्कुल सलम, आपको मैं बता दूं कि शफाफियत देखने के लिए या यूं कहें कि ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए और इनकी जो परफॉर्मेंस है, यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस है, वो देखने के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो है उसको लाया गया है। और यूनिवर्सिटीज को जो है कहा गया है कि वो एनुअली जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट रिव्यू जो है वो भी प्लेस होगा गवर्निंग काउंसिल जो होगी उनके सामने। और एनुअली जो रिपोर्ट पेश करना है उसमें आपकी जो कारकर्दगी है उसको देखना है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होंगी फाइनेंशियल ईयर की वो भी आपको उसमें इंक्लूड करनी है। और उसके साथ साथ जो रैंकिंग वगैरह आपकी है, यानी जो एक्रेडिटेशन है या उसके साथ नेशनल या इंटरनेशनल रैंकिंग है, वो आपको सबमिट करनी है इस प्लान में। और उसके साथ साथ आप क्या प्लान बना रहे हैं, आगे वाला जो प्लान है वो क्या बना रहे हैं, उसका भी एक रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को देना है। और ये रिपोर्ट जो है बाद में फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो उसे देखेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन पर आएगा, यानी लोग जो है इसको देख सकेंगे पब्लिक डोमेन पर और इस यूनिवर्सिटी के बारे में फिर लोग जान सकेंगे कि वहां पर क्या कुछ कार्रवाइयां हो सकती हैं, किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं। और इसके साथ साथ एक रिव्यू जो है इंडिपेंडेंटली जो है
वो भी हर 2 साल में एक दफा करना लाजमी रखा गया है। और इसके लिए जो बॉडी बनाई जाएगी वो गवर्नमेंट की तरफ से तश्कील दी जाएगी, यानी जो अफराद इसका रिव्यू करेंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से तश्कील दिए जाएंगे और वही इंडिपेंडेंटली करेंगे, यानी यूनिवर्सिटी से नहीं होंगे, वो बाहर से होंगे और वो इंडिपेंडेंटली इसका रिव्यू करेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद जो भी पैरामीटर्स उनमें आती हैं उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर वो रिपोर्ट भी जो है जो गवर्निंग काउंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ जो है भेजी जाएगी और फिर उस चीज को भी रिव्यू किया जाएगा, उस चीज को भी देखा जाएगा और उसको भी फिर जो है पब्लिक डोमेन पे रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है नई तरीके से आ रही हैं, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग है, क्वालिटी है और डिलीवरेबिलिटी है और फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी जो है इसमें जो है इनको दिखानी है इस रिव्यू में। और आप क्या कुछ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वहां पे आपकी कारकर्दगी क्या है और उसमें आपके आगे वाले जो प्लान्स हैं वो क्या रहेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको दिखानी है इस रिपोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल श्रीनगर से। इस खबर के पस मंज़र में या यूँ कहीं यूनिवर्सिटीज़ एक ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ के ऑटोनॉमस बॉडीज़ पे यूजीसीज़ का जो होता है कंट्रोल होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की सरकार जो है जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ पे कहीं न कहीं कंट्रोल करने की लोग का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जितना भी जो यूनिवर्सिटीज़ का एक दायरा इख्तियार है उसको तजावुज़ करने की सरकार कोशिश कर रही है, उन पर इन्फ्रिंज करने की कोशिश की जा रही है और इस पर बहुत से लोगों को एतराज़ात भी हैं। कुछ लोग इस पर यूनिवर्सिटी बिल 2022 पे एतराज़ात भी करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती हैं ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, इन पर कंट्रोल वगैरह जो होता है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स का नहीं होता है और इस तरह के इकदाम से आम तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़े हुए इदारे हैं या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि उन सब का मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ खुद अपनी जगह पर एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक बड़ा इदारा होता है और वो इदारा जहाँ से कौमें तैयार होती है, तो कौमें तैयार करते हुए ख्याल रखना होता है कि वहाँ जो सरकारें हैं उनका जब इंटरफेरेंस वहाँ पर रहता है तो फिर वहाँ पे कौमें तैयार नहीं होती हैं, वहाँ पे सरकार के लोग तैयार होते हैं। तो इस सब को लेके कश्मीर से लेके जम्मू तक बहुत से लोग जो हैं जो हमारे दानिशगाहों पे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे या हमारे सिस्टम पे नज़र रखते हैं, वो इस चीज़ से लेके थोड़े से नालान हैं और बता रहे हैं कि सरकार जो है ये इस कानून बिल जो लाया है यूनिवर्सिटी बिल 2022, इसके ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ पे कंट्रोल जमाना चाहती है और माजी में भी कुछ सरकारों ने ऐसा किया था लेकिन हो नहीं पाया। आज की डेट में ये सरकार इस तरह का कानून ला के यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल में लाना चाहती है। बिल्कुल, इसी के खिलाफ पिछले दिनों हमने एहतजाज भी देखा, लेकिन बिल को वापस करने के हवाले से या सरकार ने कोई इस पर वजाहत नहीं दी है कि वो इस तरह का इकदाम उठाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला था तो हतमी फैसला उसे ही समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों के अंदर अब सोशल मीडिया सार्फिन पर भी और बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए, चूंकि आईटी रूल्स में या कवायद में तब्दीली गुज़श्ता दिनों की गई थी, माजी करीब में हमने देखा था कि मरकजी वज़रा की जानिब से इस पर बयान भी दिए गए थे। उसके बाद तब्दीली आई थी जब ट्विटर के साथ हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया सार्फिन उल्टी सीधी वीडियोज़ डाल रही थी और नाकाबिले एतराज़ नाकाबिले बर्दाश्त मवाद भी बहुत सारी जगहों पर था, एक दूसरे के खिलाफ कम्युनिटीज़ को टकराने की कोशिश। लेकिन आईटी कवानीन में तब्दीली के बाद एक अहम फैसला ये लिया गया है कि मवाद और दीगर जो मामलात हैं इससे मुतल्लिक जो शिकायतें सोशल मीडिया सार्फिन करते हैं उसके लिए एक पैनल हुकूमत की तरफ से तश्कील दिया गया है। 3 रुकनी ये पैनल है जो आने वाले दिनों के अंदर सोशल मीडिया सार्फिन की शिकायत का अजाला कैसे करना है, 3 महीनों के अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो सरकार के सामने रखनी है। और सरकार की तरफ से एक तो ये जो आईटी रूल्स हैं नए, क्योंकि कल ही हमने देखा कि ट्विटर में भी एक बड़ी तब्दीली आई, एक और शख्स के पास ये सारा मामला चला गया, एलन मस्क बतौर अब जो है मालिक काम करेंगे। पहले अब तक वो शायद अकाउंट पे भी इतने एक्टिवेट नज़र नहीं आते थे। उसके बाद हिंदुस्तान से तरह तरह के रिएक्शंस आए। उसके बाद ये भी कहा गया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसे कमेंट्स आते हैं या ऐसी बातें की जाती है सोशल मीडिया सार्फिन पर और $बिलियन का ये जो खेल चलता है इसमें माहौल ख़राब करने की कोशिश होती है। इसके लिए आईटी कवानीन का हवाला दिया गया था और बिल बाकायदा पास किया गया था। हमने देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। लेकिन तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर कैसे ख़ुद को एड्रेस किया जाए, कैसी शिकायतें रखी जाए, बात कैसे की जाए, सोशल मीडिया सार्फिन अब अगर शिकायत करना चाहते हैं तो वो किससे करें, इसके लिए आईटी रूल्स वो चेंज किए गए हैं। और तकरीबन
3 महीनों के अंदर ये जो पैनल अब तश्कील दिया गया है वो सरकार के सामने डिटेल्स भी इस हवाले से रखेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो इस वक्त एक्टिव काफ़ी ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लोग इस पर काम करते हैं और सबसे ज़्यादा ट्विटर यूज़र जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर फेसबुक और ट्विटर के यूज़र्स माने जाते हैं। और IT रूल्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं। नए रूल्स हैं टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए हैं। और एक तो ये जो गाइडलाइंस हैं डिजिटल मीडिया की, जो एथिक्स कोड है, अमेंडमेंट रूल्स 2022 उसमें तरमीम की गई है। और नोटिफिकेशन ये भी बताता है कि जो ग्रीवेंस होगी, जो शिकायत होगी, वो कमेटी के सामने जाएगी, चेयरपर्सन के सामने। वो उसके साथ बाकी 2 मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं। यानी ये पैनल जो बनाया गया है इसमें एक ये जिम्मेदारी इस पैनल पर होगी कि वो कैसे इंडिपेंडेंटली इन मेंबर्स की बात को सुन सकता और शिकायत के इजाले के लिए हुकूमत साथ राब्ता भी कर सकता है। अब एक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो अपनी बात रखेगा। ग्रीवेंस ऑफिसर जो ट्विटर के साथ भी मिलकर इस वक्त काम करता है, क्योंकि ट्विटर में बड़ी तब्दीली आई है तो हलचल उसकी देखी गई है। दुनिया भर के अंदर बड़ी आलमी ताकतों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले लोगों पर थोड़ी नज़र भी रखी जा सके, कैसे कौन क्या करता है, और वो अगर शिकायत करते हैं तो कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा। तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हुए नए रूल्स न सिर्फ नोटिफाई किए गए हैं बल्कि एक एपलेट पैनल भी बनाया गया है जो 3 महीनों के अंदर जो है वो न सिर्फ बनेगा बल्कि उसके बाद रिपोर्ट्स भी तैयार करके सरकार के सामने रखेगा। IT कवानीन में तब्दीली के बाद ये फैसला मरकजी सरकार ने किया है। तो सोशल मीडिया सार्फिन का जो मवाद होता है, दीगर केसेस होते हैं, शिकायत होती हैं, उस पर ब्रीफली नज़र रखी जा सकती है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे नज़र रखी जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पे सरकार जो है पैनल बनाया गया। सोशल मीडिया जहाँ एक तरफ से लोगों के फ़ायदे की भी चीज़ थी, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ इंफॉर्मेशन इस पर शेयर भी की जाती थी वहीं इससे फतूर भी या फितूर भी शुरू किया जाता था। और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह ही सोशल मीडिया बनी है और इसका मामला अब सरकार जो है सीरियस ले रही है। इंटरनेशनल लेवल पे भी सोशल मीडिया में बड़ी तब्दीली आ रही है, चाहे उनके ओनरशिप राइट्स हों या बाकी मामलात, लेकिन मुल्क में भी सोशल मीडिया सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए कवानीन बनाए जा रही है। और IT कवानीन की तब्दीली के बाद ये फैसला हुआ है कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी होगा वो बिना समझे बिना देखे जाएगा नहीं। लेकिन अब ज़रा दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू में जम्मू कश्मीर की सरकार का हुक्मनामा। यूँ तो हुक्मनामे जम्मू कश्मीर में आए रोज़ आ ही जाते हैं, रोज़ शाम को कोई न कोई हुक्मनामा आ ही जाता है। और GAD डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको अक्सर लोग कम ही नाम से जानते थे, लेकिन अब इतने हुक्मनामे आते हैं कि ज़ुबान आम पे उनके नाम हो गए हैं। और आज शाम को भी एक हुक्मनामा आया है और उस हुक्मनामे में बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर में सरकार ने बताया है कि जो JKHRMS जो पोर्टल है, अगर उस पर जो मुलाजिम रजिस्टर नहीं कराया होगा उसने अपने आप को, तो उसको इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। बाज़ाब्ता तौर पे जो DDOs हैं उनको अहकामात जारी किए हैं GAD डिपार्टमेंट की तरफ से, और सेक्रेटरी GAD ने उन्हें ऑर्डर्स देते हुए बताया है कि 2022 अक्टूबर की तनख्वाह जो है वो तभी मिलेगी जब वो जो पोर्टल है, जो JKHRMS का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर वो जब तक न वो रजिस्टर होगा तब तक उसकी नहीं मिलेगी सैलरी। और साथ साथ में जिन लोगों ने ये किया है अपने आप को रजिस्टर, उन्हें भी बताया गया कि वो एक बार फिर अपने आप को रिव्यू करें और वहाँ पे पोर्टल पे अपनी जितनी भी बायोडाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करें और उसके बाद उसको कंसर्न जो ऑफिसर है वो तभी वो उसकी सैलरी रिलीज़ कर सकता था। जम्मू कश्मीर में बहुत से इदारे ऐसे हैं जो सैलरी के लिए अक्सर तो रोते लगते रहते हैं, लेकिन अब जो परमानेंट या जिन्हें कहीं कहीं सैलरी मिल जाती थी अब इस पोर्टल में, और इस पोर्टल के हवाले से सरकारी तौर पे बताया जाता है कि बड़े फ़ायदे भी इस पोर्टल के, क्योंकि सारी जानकारी जो है एक एम्प्लॉय की कि उसके पिछले साल क्या सोर्स ऑफ इनकम था, आज क्या है, 2 साल पहले क्या थी, और इन फ्यूचर चाहे पास का कुछ इतना ज़्यादा न हो, लेकिन जब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो गई तो अगले साल अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स हुए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन एसेट्स हुए, तो पता चल जाएगा कि बंदा कितना करप्ट है, कितना ईमानदार है। वो HRMS जो सिस्टम है उस पर जो है HRMS जो पोर्टल है उस पर ये सारी जो है उसकी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो उस पर अपडेट करनी पड़ेगी आज से। बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से तमाम DDOs को हुक्म दिया गया है कि वो अक्टूबर 2022 के महीने की तनख्वाह सिर्फ उन मुलाजमीन को ही दें जिन्होंने जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम JKHRMS पर खुद को रजिस्टर किया है। एक हफ्ता पहले हमने आपको खबर बताई थी कि अक्टूबर की तैयारियां की जा रही हैं कि सैलरी उनको नहीं मिलेगी जो इस पोर्टल से रजिस्टर नहीं होंगे, जुड़े नहीं होंगे। और इस सिलसिले में जो GAD है उसके सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला की तरफ से भी हुक्मनामा जारी किया गया है। DDOs को खुसूसन हुक्म है कि वो देखे सैलरी रिलीज नहीं की जानी।
चाहिए। मुलाजमिन की एक बड़ी तादाद है जिसने अभी तक JKHRMS पर खुद को रजिस्टर करना है। ये मामला जिसे हुकाम ने काफ़ी संजीदगी से देखा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो मुलाजमीन पहले ही नामजद पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर चुके हैं वो DDOs के जरिए मजीद तस्दीक के लिए अपनी सर्विस से मुतल्लिक तफसीलात को भी फौरी तौर पर दुरुस्त करें। अपडेट अगर करना है तो वो भी कर लें और ये अमल 30 नवंबर तक या इससे पहले मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई थी JKHRMS के तहत अफसरान को कि आप इन पोर्टल्स पर तमाम मुलाजमीन के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। तो अब अगर कोई मुलाजिम रह गया है तो उसकी तनख्वाह इस महीने की नहीं मिलेगी और ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा जब तक आप रजिस्ट्रेशन ना करें। और जिनने ऑलरेडी रजिस्टर किया है वो भी दोबारा DDOs के जरिए अपनी तस्दीक भी करवा सकते हैं, दोबारा वेरीफाई करना है और साथ साथ अपडेट कोई अगर वहाँ मांगा जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स वहाँ पर शेयर करनी है तो वो भी की जा सकती है। चलिए, प्रोग्राम सलाम जे के जारी रहेगा। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें, हमारे साथ रहिएगा।